by 9 5 plus 4 cos 5। तो आंसर आना चाहिए इसका। कौन सा मैच कर रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ किया है क्या? सिंप्लीफाई करते चलो। तो i इक्वल टू आई एम बाई 9, तो 5 प्लस 4 इंटू क्या लिखेंगे इसको, 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 4। तो ये आंसर आ रहा हमारा डी ऑप्शन आ रहा है इससे तो। ठीक है, तो आई एम बाई 9 हो गया 1 प्लस 8 cos स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन तो cos स्क्वायर 5 बाई 2, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है? 38 हो गया। 38 के बाद में हमारे पास में 43। ठीक है, चलिए भाई 43 41 भी है, पहले 43 कर लेते हैं। In a Young's double slit experiment, the two slits act as a current sources of wave of equal amplitude A and wavelength. In another experiment with the same arrangement, the two slits are made to act as in-current sources of waves of same amplitude and wavelength. If the intensity at the middle point of the screen, the first case is I1. तो एक्चुअली इसमें क्या है, जब इनकोरेंट सोर्सेस होते हैं, याद ही रखिए आप, इनकोरेंट सोर्सेस अगर है तो किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ये वैसा हो गया जैसे बीट्स वाला था, तो टाइम के साथ क्या करेगा, क्योंकि इनकोरेंट सोर्सेस है तो इंटेंसिटी लेकिन वहां मिलेगी अपने को I1 इक्वल टू I प्लस आई, यानी इंटेंसिटी कितनी होगी, 2I होगी अगर इनकोरेंट सोर्सेस है तो। कोरेंट सोर्सेस के केस में क्योंकि ये पूछ रहा है मिडल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, तो वहां इंटेंसिटी हो जाएगी I। तो कोरेंट सोर्सेस के केस में होगा कोरेंट सोर्सेस, तो I प्लस 2I cos 0, यानी कितना हो जाएगा 4I। हमें चाहिए I1 बाई I2, तो जाएगा 2I बाई 4I, यानी 0.5, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। इन कोरेंट सोर्सेस में ये एनर्जी आपको मिलेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि कोरेंट सोर्सेस के केस में क्या होता है, दरअसल ये जो आपको मिलता है, ये जो एनर्जी है ना, दरअसल इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किसमें, डार्क फ्रिंज और इसमें, तो वो ये फॉर्मूला निकल के आता है। एक्चुअल में अगर इसका ऑन एवरेज वैल्यू निकालोगे ना, तो इसका जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो, क्योंकि मान लो ये आई है, तो ये होगा I0 प्लस 2I0, या I1 I2 लेते हैं मान लो यहाँ, इसकी जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो, किसकी, इसकी, यानी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, इसकी एवरेज वैल्यू निकालो तो d5 को 0 से 2 पाई डिवाइडेड बाई 0 से 2 पाई d5। तो आप इसके जब एवरेज वैल्यू निकालोगे, दरअसल ये एवरेज वैल्यू जो है ना, वो I1 प्लस I2 चली आती है। ठीक है, वो करके देखिएगा, वही आंसर आ जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 आ जाएगा आपके पास में। तो एवरेज वैल्यू, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन इनकोरेंट सोर्स के केस में कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी क्या मिलेगी आपको, I1 प्लस I2 मिलेगी, इसलिए दोनों सेम एम्पलीट्यूड के, इसलिए I2I हो गया, और उस कॉन्सेप्ट से, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। वन भी बताना है। In Young's double slit experiment with light of wavelength, fringe pattern on the screen has fringe width beta. In a Young's double slit experiment, light of wavelength lambda, the fringe pattern on the screen has a fringe width beta. When two thin transparent glass refractive index mu plates of thickness T1 and T2, T1 is greater than T2, are placed in the path of the two beams respectively, the fringe pattern will shift by a distance.
तो बीटा चेंज नहीं होगा लेकिन शिफ्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा वो समझना पड़ेगा। तो देखो, तो ये हमारे पास में दिया हुआ है, ये S1 ये S2 है और ये D डिस्टेंस है, एक स्लैब यहाँ है, इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स और इसकी थिकनेस दिया हुआ है, इसका भी रिफ्लेक्ट इंडेक्स और थिकनेस दिया हुआ है, T1 ग्रेटर देन T2 दिया हुआ है। तो अब क्या होगा यहाँ, इसका पैटर्न किधर शिफ्ट होगा इसका पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ, y0, यानी पहले यहाँ था, अब ये n=0 यहाँ मिलेगा। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट P ले लेते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डेल्टा x इक्वल टू, तो पहले S2 से बात करते हैं, तो S2P माइनस T2/C प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में T2/C/म्यू माइनस ये टाइम लगेगा इसको वहां पहुंचने में, और इसको लगेगा S1P माइनस T1/C प्लस T1/C/म्यू इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे C से, ये टोटल पार्ट डिफरेंस आ गया। तो रहेगा S2P माइनस T2 प्लस म्यू T2 माइनस S1P माइनस T1 प्लस म्यू T1, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिख लो पहले इसको। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा आपको, d साइन थीटा, यानी S2P माइनस S1P d साइन थीटा आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ बीटा क्या होगा, बीटा होगा कि ये क्योंकि ये डिस्टेंस कैपिटल D है, तो जाएगा लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये फ्रिंज विड्थ होगी यहाँ, तो यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलें आगे। तो 0 इक्वल टू S2P माइनस S1P प्लस ये हो जाएगा, मतलब माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस ये हो जाएगा, म्यू को बाहर लेंगे तो T1 माइनस T2, और यहाँ मिलेगा अपने को प्लस T1 माइनस T2, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, S2P माइनस S1P क्या है, d साइन थीटा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा d साइन थीटा, और इसमें से माइनस, तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 T1 माइनस T2, हमें क्या चाहिए इसमें, अच्छा कितना शिफ्ट हुआ, तो 0 इक्वल टू d, ये हो जाएगा y0, है ना, y0/d, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 T1 माइनस T2, तो ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, तो d y0/d इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो गया T1 माइनस T2, तो y0 अपने को चाहिए, तो यहाँ देखो आप, तो म्यू माइनस 1 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास में क्या दिया इसने, d बाई कैपिटल D, और बीटा इक्वल टू क्या देखो यहाँ, लेमडा d बाई d, यानी d बाई कैपिटल D, ये हो जाएगा लेमडा बाई बीटा, तो यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा म्यू माइनस 1 T1 माइनस T2 बीटा बाई लेमडा, तो आंसर आना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर C, ये इतना शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से करना था। नेक्स्ट 43 भी हो गया, 47 48 47 48 47 पे चलते हैं पहले। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल यार सोच जाते हो क्या पहले रुको भैया,
maximum number of possible interference maxima for slit separation equal to twice the wavelength in Young's double slit experiment. ये कुछ नहीं बोला, इसका मतलब टिपिकल YDAC की बात कर रहा है। तो ये D है, ये S1 है, ये S2 है, तो है ना। और लार्ज डिस्टेंस की बात करेंगे, कैपिटल D जो है ये ग्रेटर देन D है ना। तो उस केस में हमारे पास में यहाँ देखेंगे तो ये थीटा है, तो पार्ट डिफरेंस यानी D साइन थीटा इक्वल टू क्या, मैक्सिमा की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, और ये लेस देन 1 करोगे तो एन लेस देन क्या गया, डी बाई लेमडा, तो एन लेस देन डी। डी कितना दिया, स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ, यानी 2 लेमडा बाई लेमडा, यानी आप देख रहे हो कि एन लेस देन 2 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो एन इक्वल टू 2 है वो तो इन्फिनिटी पे मिल रहा है, यानी कितने मिलने चाहिए, 3 आंसर होना चाहिए इसका। कैसे, क्योंकि n इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 3 मैक्सिमाज ऑन द स्क्रीन होना चाहिए। अगर 5 दिया है तो गलत दिया है, आई बात सुन में, क्योंकि इसने कहा किस पर बताना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरवल मैक्सिमम फॉर स्लिट सेपरेशन। अच्छा, स्क्रीन पर नहीं दिया है मान लो, तब तो फिर 5 हो जाएंगे। अगर पूरा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात कर रहा है तब तो इसका आंसर 5 है, क्योंकि ये नहीं बोला स्क्रीन पर है कितने मैक्सिमम, तो 5 होना चाहिए इसका आंसर। प्लस माइनस ये भी इक्वल वाला भी आ जाएगा, क्योंकि 2 इन्फिनिटी पे मिलेंगे। 47 का, ठीक है ना, आई बात सुन में। अगर स्क्रीन पे कहेगा तो 3 है, और कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब 5 है। इस पॉइंट को जानबूझ के क्वेश्चन डाला है मतलब बनाने के लिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये नहीं बोला स्क्रीन ऑन द स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन इनफाइनाइट थोड़ी होती है, तब आंसर 3 होगा, स्क्रीन बोलेगा, और नहीं बोला तो 5 होगा, ठीक। 48 पोलराइजेशन को लेकर है भाई ये। A beam of plane polarized light of large cross-sectional area. A beam of plane polarized light of large cross-sectional area and uniform intensity. तो देखो ये प्लेन पोलराइज पहले से बोल दिया इसने, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड है, तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है यहाँ, जो कि कितना दिया इसने, 3.3 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। फॉल्स नॉर्मली ऑन अ पोलराइजर, ये पोलराइजर पर जाके इंसिडेंट हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया विद which rotates about its axis with angular speed। अच्छा, ये अपने ओमेगा से घूम रहा भाई, ये इसकी इस तरह से ट्रांसमिशन एक्सिस होगी या पास एक्सिस होगी, है ना। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ से ये लाइट पास होगी, तो वो एरिया कितना है, सॉरी ए इक्वल टू दिया, ये एरिया है, इसको एस ले लेते हैं तो एम्पलीट्यूड समझेंगे आप। एरिया क्रॉसिंग 3 into 10 to power minus 4 मीटर स्क्वायर है, which rotates about its axis with angular speed of this one, ओमेगा अपने को दिया 31.4 रेडियन पर सेकंड। The energy of light passing through the polarizer per revolution is, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है the energy of light passing through polarizer पर रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितनी एनर्जी पास हो रही है, ये पूछ रहा भाई, है ना। एक रिवोल्यूशन में कितनी एनर्जी पास हो रही है, चलो करते हैं। तो आप यहाँ देखो, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं अगर इधर से देख रहा हूं, है ना, तो अगर इधर से हम लोग देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखो, मान लो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसका, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इसका ये एम्पलीट्यूड है, तभी इसका मान लो ट्रांसमिशन एक्सिस भी इधर ही है। अब टी टाइम बाद ये रोटेट करके यहाँ आया,
तो टी टाइम बाद जब रोटेट करके आया, क्योंकि इसका ऑसिलेशन तो इधर ही हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन टी टाइम बाद जब ये बात करेंगे क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा हो जा रहा है कि इसका पोलराइजर का। तो टी टाइम बाद कितना रोटेट कर गया भाई ये? तो ये रोटेट कर गया ओमेगा इंटू टी इक्वल टू थीटा। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी पास होगी ना, यानी ए कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी? तो हो जाएगी के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के करस्पॉन्डिंग। तो ये पूरे की बात कर रहा, तो कहां से कहां तक इसको वो करेंगे, है ना? तो आप ये देखो, ये जब रोटेट करके आएगा तो फिर से रिपीट करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई के लिए इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो यानी एवरेज इंटेंसिटी की बात करूंगा मैं, तो आई डी थीटा 0 से पाई डिवाइडेड बाय 0 से पाई डी थीटा, ये ऑन एवरेज इंटेंसिटी यहाँ से पास करेगा। ये के ए स्क्वायर क्या है? ये दरअसल आई नॉट ये है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दो। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इंडिकेट करेंगे 0 से पाई डिवाइडेड बाई, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा पाई, लिख लो। समझ आया यहाँ तक क्या कहा मैंने? सर है ना। तो अब इसको इंडिकेट करूंगा, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मुझे आता है, ये तो हो जाएगा आई नॉट बाई पाई, कितना होगा थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा बाई 4, 0 से पाई, है ना। तो कितना आ गया, यानी अल्टीमेटली आ गया आई नॉट बाई 2 आ गया है। तो भाई कितना हो गया आई नॉट बाई 2। तो एवरेज इंटेंसिटी हुई ना, हमें तो एनर्जी चाहिए, तो एरिया से भी तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एनर्जी मिल जाएगी मुझे। तो आई नॉट कितना बताया भाई इसने? 33.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, एरिया कितना बता रहा है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये आंसर आना चाहिए। क्या दिया है? कितना हो गया? 9.9 बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल, सॉरी वॉट पर सेकंड पूछ रहे हैं ना, तो हो जाएगा वॉट। क्लियर है भाई सबको कैसे किया? ये आंसर आना चाहिए। सेक लो कौन सा मैच कर रहा है। 48 मिनट, इसकी वैल्यू निकालो क्या दे रहा है। अच्छा ये तो आने लगा, क्या जाएगा डिवाइड करो कितना जा रहा है, यानी लगभग यानी 5.0 के करीबन जाएगा, लगभग 5.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोट। ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रहा है मुझे। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई? 48 तो हो गया, 41 भी बताना है, 41 बताना है, 44 बताना है। 41 तो हो ही गया, 44 बताना है। Mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and an unknown wavelength illuminates Wien's double slit experiment and gives rise to overlapping interference pattern on the screen. The central maximum of both the lights concept further it is observed that third bright fringe of a non-light concept। अरे यार कल बता तो दिया है, कितनी बार आपको बताऊं मैं इसमें। सीधा ये करो, क्या कह रहा है? Observe the third bright fringe of non, third bright fringe मतलब n lambda d by d, 3 lambda यानी हो गया lambda 1 इक्वल टू फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो 4 lambda 2 d by d वेवलेंथ ऑफ अननोन आ गया। lambda 1 आपको दे रखा है 590 नैनोमीटर, ठीक है ना।
ठीक है। यस। तो ये हो गया 48 के बाद 53, 53 50 बताना। जागो मोहन प्यारो, जागो जागो, जल्दी जागो भाई। द अपर्चर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप अपने को दिया हुआ है, कितना दिया? 5 मीटर दिया है। द सेपरेशन बिटवीन द मून एंड अर्थ दिया हुआ है, विद वाइट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, मतलब कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं डेल्टा डी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेल्टा थीटा, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है या आर मान लेते हैं। तो कह रहा है कि द मिनिमम सेपरेशन चाहिए, तो पहली बात तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, 1/डेल्टा थीटा इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू क्या था, a/1.22 लैम्बडा था, याद आ रहा है? ये रिजॉल्विंग पावर था, डेल्टा थीटा मिल गया, तो डेल्टा डी इक्वल टू क्या होगा, आर डेल्टा थीटा होगा, तो डेल्टा डी यहाँ से मिल गया, तो आर दे रखा है और ये 1.22 लैम्बडा बाई ए सब दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, यही आंसर है। और फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो यही होगा, क्या करें। ठीक है ना, याद करो को भाई, ये पता नहीं है फॉर्मूला सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने, लेकिन कौन बताएगा, मुझे गलत लग रहा है, बोलो सही लिखा क्या ये फॉर्मूला? सर सही है रिजल्ट, सही है ना? मैं भी तो जानना चाह रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद कर लो यार, है आ जाएगा आंसर पे। 53, उसके पहले और भी है क्या? 50, नेक्स्ट है 53, चलिए 53 करते हैं। System of three polarizers P1, P2, P3 is set up such that the path axis of P3 is crossed with respect to that of P1। मतलब यहाँ ये P1 है और इसके ये मान लो एक्सिस इस तरह से, लेकिन यहाँ जो P3 है वो इस तरह से है, इसके पास एक्सिस। ठीक है, the path axis of P2 is inclined 60 degree to the path axis of P3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसा बनाऊं, तो ये पास एक्सिस इसका इसके साथ कितना एंगल बना रही है, P2 की ये कितना एंगल बना रही है यहाँ से 60 डिग्री, ये P2 है ना, और ये हमारे पास में P1 इस तरह से दिए है। चलिए भाई, when a beam of unpolarized light of intensity I0, I0 इधर से यानी unpolarized light आ रही है, तो इंटेंसिटी I0 है, तो यहाँ से पास होने के बाद इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, I0/2 रह जाएगी। The intensity of light transmitted by the three polarizers is I, यानी यहाँ निकलने के बाद में इसकी इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, I। पूछा रेशियो बताओ I0/इक्वल नहीं है तो बताते। तो आप यहाँ देखो, इसका मतलब इसका ऑसिलेशन जो हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये एंगल कितना हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, है ना, ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो इसके अलोंग ऑसिलेशन होगा इसका, है कि नहीं? तो इसके अलोंग जब ऑसिलेशन होगा तो आप देखो कि ये इसके अलोंग ऑसिलेशन, क्योंकि ऐसा दिया है, तो यहाँ जो ऑसिलेशन आपको मिलेंगे वो इसके अलोंग मिल रहे हैं, तो कितना मिलेगा वो, अगर
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a cos 30, यानी ये जो ऑसिलेशन है ना, ये इधर क्या है a cos 30 इक्वल टू, मैंने मान लिया ये a डैश है, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। अब इसका ऑसिलेशन इसके अलोंग चलेगा ना, इसके अलोंग, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग, तो वो कितना हो जाएगा a डैश cos 60, यानी ये इंटेंसिटी आई है, तो ये हो गया k a डैश cos 60 का होल स्क्वायर, और a डैश की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो I इक्वल टू आ गया k, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos 30 का क्या होगा, तो इसको cos स्क्वायर 30 रहने देते हैं, इंटू cos स्क्वायर 60 रहने देते हैं, और ये क्या है I नॉट बाई 2 इक्वल टू k a स्क्वायर है, तो यहाँ क्या रख देंगे I नॉट बाई 2 रख देंगे। सॉल्व करो क्या रहा है, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो I इक्वल टू आ गया I नॉट बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2, 3/4 इंटू 1/4, हमें चाहिए I नॉट बाई I, यानी I नॉट बाई I का मतलब हुआ 16, यानी 32/3, यानी लगभग, यानी इसका आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए लगभग। आगे बात समझ में ऐसे करना था, क्योंकि 32 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 6 कितना रहा यार, 10.67 के आसपास आ रहा है। ये आंसर है। बात क्लियर है भाई, कैसे करना होता है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाल रखे थे, फॉर्मूले याद है, कॉन्सेप्ट पता है तो कर ले जाओगे, कौन सा बड़ी बात है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेंस में। अभी जैसे 12th वाले रिपीटर वाले बच्चे बता रहे थे, बड़ा आसान पेपर था सर, हो गए, उनको सारे फॉर्मूले याद थे, क्योंकि एक बार जब आप कर लेते हो तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। 12th वालों के लिए थोड़ा सा ये कि फॉर्मूले याद नहीं, इसलिए थोड़ा टफ सा लगता है, लेकिन एक बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे उतना आसान लगेगा। कौन सा भाई, 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, 53, 53, 56, 52 भी है, 52, 52, चलिए 52, the value of numerical aperture of the objective lens of a microscope, क्या बताया था, म्यू साइन थीटा, ये न्यूमेरिकल अपर्चर बताया था, याद आ रहा हो तो, और ऑब्जेक्टिव लेंस का बताया माइक्रोस्कोप का, कितना दिया है इसने, ये 1.25 दिया है। If light of wavelength is used, the minimum separation between 2 points to be seen, तो क्या बताया था 1/Δd, इस केस में ये आया था, क्या था 1.22, ये था नहीं, ये नहीं था, क्या था भाई 2 म्यू साइन थीटा बाई 1.22 लैम्बडा, यही था फॉर्मूला, याद आ रहा है रेजोल्यूशन का। हाँ सर। तो लैम्बडा भी दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 1.22 डिवाइड बाई 1.22 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा कितना दिया है इसका, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10, ये 1/Δd, डेल्टा डी पूछ रहा है वो अपने से, कितना रहा 1.22 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2.5, सॉल्व करो तो यार कितना आ रहा है, नहीं आ रहा आंसर इससे, आंसर नहीं आ रहा क्या, ये गया तो 10⁻⁻7, यानी 0.122 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2.5, तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को 0.122, एक मिनट, 0.122 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी ये वैल्यू आ रही 0.0488 माइक्रोमीटर, नहीं आ रहा आंसर, क्या दिया भाई
52 का कुछ गड़बड़ी किया है क्या मैंने? आंसर इसका क्या डी दिया है क्या इसने? $52 अच्छा वो गलत बताया मैंने। अरे तो सही किया मैंने, कैलकुलेशन गलत किया है क्या? वो 5 छूट गया 5000 का। 5000 का 5 छूट गया, ये 5 छूट गया था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। भाई मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, कैलकुलेटर करते उससे भी मेरा गलत आता ही कैलकुलेटर यूज करने के बाद भी। तो ये आ रहा भाई 0.244 माइक्रोमीटर, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करना है। 52 भी हो गया, कौन सा बताना है? 52 के बाद 56 बताना है, और भी है क्या? नहीं, 56, 57, 53 कर दिया क्या? सर हो गया हो। 56, 57 बताना है। चलिए, in a double slit experiment, green light falls on a double slit. In a double slit experiment, green light falls on a double slit having separation of this and a width of this. Double slit experiment, green light falls on double slit having separation of this micrometer and width of this. The number of bright fringes between the first and second diffraction minima is. अच्छा, ये कल बताया तो था आपको एक क्वेश्चन ऐसा, हम देखते भी नहीं इसका मतलब। तो इनका बीच का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है डी है, और ये जो विड्थ ए दिया हुआ है ना, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ, कहाँ गया, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिफ्रेक्शन मिनिमा, यानी इसके वजह से जो मिलेगा, ये इसका बात कर रहा है, ये n इक्वल टू 1 और ये n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। तो ये कैसे होगा, पहले तो हमें मालूम है कि एस ए साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्बडा और ए साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्बडा, है ना। तो ये हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a इंटू, इसको लिखेंगे y1 बाई डी, मान लो ये d है, इक्वल टू लैम्बडा, और a इसको लिखेंगे y2 बाई डी, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा। तो y2 माइनस y1, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कितना मिलेगा, यानी डिफरेंस मिल जाएगा लैम्बडा डी बाई ए का, ये हमारे पास में डिफरेंस आ गया। तो इसके बीच में अपने को चाहिए, है ना। तो इसके बीच में अगर चाहिए तो विड्थ मिली गया, तो यहाँ से अपने को बीटा क्या मिलेगा, लैम्बडा डी बाई डी मिलेगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसमें कितनी आ जाएगी, यानी y2 माइनस y1 बाई बीटा मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, y2, तो लैम्बडा डी बाई ए इंटू लैम्बडा डी इंटू डी, यानी डी बाई ए। तो डी कितना आ रहा भाई यहाँ, सेपरेशन ऑफ दिस, द फॉल्स ऑन डबल सेपरेशन ऑफ दिस, यानी 19.44 माइक्रो
मीटर डिवाइडेड बाय ए 4.05 माइक्रो। तो आंसर ये आना चाहिए। चलो देखते हैं 19.44 डिवाइडेड बाई 4.05 4.8 आ रहा है, यानी लगभग कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्या दिया आंसर? मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। ये समझ में आया कैसे करना है 56 का? क्लियर है भाई? हाँ बोलिए। सर इसमें d बाई ए का वैल्यू 5 से छोटा आ रहा है, मतलब टोटल ब्राइट फ्रिंजेस तो 4 ही आ रहा है ना कंप्लीट। हाँ, लेकिन वैल्यू जो देखो ना 4.8 आ रहा है ना, और यहाँ जो हम लगा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तो लगा रहे हैं ना, लेकिन ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो यहाँ क्या है कि आप देखो कि ये तो 5 मतलब 4.8 है ना, इसका मतलब 5 के नजदीक है ना ये वैल्यू, इसलिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर। तो ये आ जाना है। क्लियर है ना कैसे क्या मैंने डिफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, कैसे करना होता है। 57 इन लोगों तो समझ में नहीं आएगी क्या है क्या नहीं। भाई सिंपल ही क्वेश्चन है भाई, कोई टफ नहीं था, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था भी नहीं। हाँ 57 consider tank made of glass refill index 1.5 with a thick bottom. It is filled with a liquid of refill index mu. Student find that irrespective of what the incident angle I is for a beam of light entering the liquid, the light reflected from the liquid glass interface is never completely polarized. For this to happen, the minimum value of mu is. अच्छा, फिगर विगर दिया है इसने। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको ये बताया था, याद हो तो, एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल बताया था, ब्रिस्टर लॉ पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ सर। याद आ रहा है? हाँ सर। तो लाइट इंसिडेंट हुई, मान लो ये n1 था, ये n2 था, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से ट्रांसमिट हुई। मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों 90 डिग्री पर है तो ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। तो वो एंगल क्या मिल के आता है, यानी ये जो एंगल था ये कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, ये एंगल, ये हमारे पास क्या था, ये थीटा सी था या थीटा पी था। तो tan थीटा पी इक्वल टू क्या आ रहा था, तो आ रहा था n2 बाई n1। याद आ रही बात? बताओ वापस से कैसे आ रहा है। ये r था, तो ये एंगल भी कितना है, आई है, यानी r प्लस आई इक्वल टू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो स्नेल्स लॉ लगाओ तो n1 साइन थीटा पी कर दूंगा मैं आई की जगह, इक्वल टू n2 साइन r। तो n2 साइन r मतलब यहाँ क्या हो गया, देखो ये r प्लस थीटा पी है इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हो गया 90 माइनस थीटा पी। तो ये हो गया n1 साइन थीटा पी इक्वल टू n2 कॉस थीटा पी, है ना। तो साइन थीटा पी डिवाइडेड बाई cos थीटा पी इक्वल टू क्या आ रहा है, n2 बाई n1 आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, tan थीटा पी हो गया। क्लियर है? तो ये ब्रिस्टल लॉ था। क्लियर कर लोगे अब कि बताऊं? कर लोगे क्या? हाँ सर। हाँ 56 हो गया, 57 भी हो गया, फिर 58 भी बताना है, 58 भी बताना है। चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी के बाद में करेंगे, 58 तक कर लेते हैं। The angular width of central maxima in a single slit। तो देखो इसके बारे में भी बात हुई थी हमारी।
लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही क्योंकि ये हमारे कोर्स में ये स्क्रीन है, तो ये अपने को मिलता है सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री, मतलब 2 थीटा जो है 60 डिग्री है, यानी थीटा कितना आ गया 30 डिग्री है। द विड्थ ऑफ द स्लिट यानी a इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर दिया है। The slit is illuminated by monochromatic plane waves if another slit of same width is made near it. Young fringes can be observed on a screen placed at a distance of this from the slit. If the observed fringe width is 1 centimeter, यानी बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल d, है ना। What is slit separation बताना है। तो क्या कह रहा है, यंग्स कैन बी ऑब्जर्व, तो देखो if the another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on screen placed at a distance 50 centimeter. तो ये D दिया हुआ यहाँ, है ना। तो ये अगर मैक्सिमा है तो पहले तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हमारे पास में, ये y0 मान लेता हूँ मैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि y0 बाई d इक्वल टू क्या लिखोगे आप, tan 30 डिग्री लिखोगे, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, a sin 30 डिग्री इक्वल टू लैम्बडा होगा, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन कुछ मिलेगा, a दे रखा है, लैम्बडा मिल गया मुझे, तो लैम्बडा कितना हो गया भाई 1/2 माइक्रोमीटर हो गया, और लैम्बडा मिल गया तो फिर इससे क्या करें हम लोग, तो लैम्बडा मिल गया बस, और आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा कैपिटल डी भी दिया है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द, अच्छा तो हो गया ना, बीटा कितना दिया है इसने, हाँ हो गया, बीटा है द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 mm हो गया, ठीक है। द अच्छा फ्रिंज विड्थ आ गया ना, ये आंसर रख दो यहाँ, तो हमारे पास में इसमें ये लैम्बडा रख देंगे, और डी भी आपको दिया हो 50 सेंटीमीटर है, कर लोगे, इससे नहीं आ रहा है क्या, तो अपने को, और बेटा दे रखा आपको, बेटा कितना बता रहा है 1 सेंटीमीटर बता रहा है, नहीं आ रहा, रखो तो डी चाहिए इसको। ये यहाँ से लैम्बडा मिल गया, सॉल्व करो तो आप देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू लैम्बडा 1/2, है ना, माइक्रोमीटर रहने देते हैं, 1/2 माइक्रोमीटर इंटू डी 50 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई बीटा, यानी 1 इंटू 10⁻⁻2, तो कितना हो गया, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कि 25 माइक्रोमीटर, 25 माइक्रोमीटर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, क्या दिया है, समझ में आया क्या क्या मैंने इसमें। चलो आज इतना ही करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है भाई इसमें, 80, 81, 86, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में आप सेमीकंडक्टर, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लिया है क्या तो इसके बाद फिर आप क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स करना शुरू कर दो, मॉडर्न फिजिक्स के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, ये हो जाएगा, है ना। तो फिर सेमीकंडक्टर, फिर कम्युनिकेशन। अच्छा केटीजी कहा था क्या, तो पहले केटीजी करो, तो फिर केटीजी के बाद में थर्मो, थर्मो के बाद में मॉडर्न फिजिक्स, क्लियर है। क्या क्या सीक्वेंस होगी, ये तो हो ही गया आपका, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में केटीजी थर्मो, केटीजी थर्मो, केटीजी के बाद थर्मो, थर्मो के बाद में मॉडर्न फिजिक्स, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सीक्वेंस है।
अब मुझे ये बताइए हमारा क्या क्या हो गया था सेमीकंडक्टर में, उसके आगे की बात करेंगे। करवा रहा था मैं सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का करवा देता, उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ा देता। हाँ सर। चलिए तो एक मिनट, कहाँ गया भाई सर? नहीं बुक्स, एक मिनट में अभी आता हूँ, कुछ और देख रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, ये हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड है और ये जंक्शन है यहाँ, और ये डिप्लीशन रीजन है। तो इधर नेगेटिव इमोबाइल आइंस है, इधर पॉजिटिव इमोबाइल आइंस है। तो इसमें क्या करते हैं, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो है एन से कनेक्ट करते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये वेरिएबल वोल्टेज है भी, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो कि इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो इसकी ये लेयर क्या हो जाती है, एक तरह से इसकी लेयर इंक्रीज कर जाती है ना। तो यहाँ क्या होता है रिवर्स बाइसिंग में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो यहाँ लेकिन माइक्रो एम्पियर में होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि विड्थ बढ़ गई, एक तरह से रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज कर गया। तो यहाँ करंट फ्लो तो करेगा, लेकिन किसकी वजह से करंट फ्लो करेगा? तो होता है क्या एक्चुअल में, यहाँ होल्स होते हैं और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और यहाँ होल होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट उधर की तरफ बन रहा, लेफ्ट की साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। तो माइनॉरिटी चार्ज जो इधर क्या है, पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देगा और इधर का होल इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा स्मॉल करंट होगा। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज का रेट तो स्मॉल है। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा करंट, यहाँ स्मॉल करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। It is due to minority charge carriers। क्लियर है भाई, है ना। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, है ना। वोल्टेज इंक्रीज करते जाते तो होता क्या एक्चुअल में, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सडनली करंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जिस पॉइंट पर जाके ये करंट सडनली इंक्रीज किया उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दो तरह का होता है।
एक होता है एवेलिंग ब्रेकडाउन, एक होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो ये दो अलग अलग क्यों हैं? तो ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि डोपिंग लेवल क्या है। अगर डोपिंग लेवल कम है तो एवेलिंग ब्रेकडाउन होता है, और डोपिंग लेवल अगर ज्यादा है तो फिर ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ अब है ना, तो ये लिख लो, फिर आगे का बताता हूँ। तो VB क्या है? यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जिसमें करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, सडनली इंक्रीज कर जाता है। लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। तो यहाँ दो तरह के ब्रेकडाउन की बात करेंगे हम लोग। तो एक है ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि पहला पॉइंट तो ये, डोपिंग लेवल ऑफ P type and N type semiconductor is large। ठीक है, दूसरा, जब डोपिंग लेवल लार्ज होता है यानी कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होती है, तो आप देखोगे कि जो डिफ्यूजन करंट है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तेजी से क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनके बीच में क्या होगा, डिफ्यूजन जल्दी होगा और इमीडिएटली एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, जो कि लेयर क्या होगी, यहाँ थिन लेयर बनेगी। क्या बनेगी? थिन लेयर। जब थिन लेयर बनती है तो उस केस में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, काफी लार्ज होगी। ठीक है, तो यहाँ थिन लेयर बनती है दरअसल, ये P और ये N टाइप में। ठीक है, तो इधर ये नेगेटिव आइंस हैं और इधर ये पॉजिटिव आइंस हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो काफी ज्यादा होता है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, यहाँ जो बॉन्ड बने हुए हैं उन बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो सिंस डोपिंग लेवल is very high, that's why a thin depletion layer is formed, due to which high internal
electric field is created which extract the electrons from the, पहले लिख लो आप फिर आगे का लिखवाता हूँ। लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर। लिख लिया? High internal electric field is created which extract the electrons from the covalent bonds extracts from the covalent bonds in depletion region. ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक चीज और देखेंगे कि जब इसको हम लोग जीनर ब्रेकडाउन होने के बाद में जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको हम लोग एज अ जीनर डायोड भी यूज करते हैं, लेकिन ये इसको जीनर डायोड यूज करते हैं तो ये जो ब्रेकडाउन रीजन है उसमें ये कांस्टेंट वोल्टेज की तरह काम करता है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज या इसको हम कहेंगे कि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये काम करता है। क्या काम करता है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। लेकिन ये जीनर ब्रेकडाउन में ही काम करता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो मान के चलना कि करंट ऑलमोस्ट क्या है वहां जीरो, यानी उससे करंट ही पास नहीं होगा। लेकिन उस जैसे ब्रेकडाउन आएगा तो सडनली करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? जैसे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्या होंगे? वहां जनरेट होंगे। तो is created which extract the electrons from covalent bonds in depletion region. That's why suddenly electric current increases.
लिख लिया? हाँ सर। अब इसमें हम बात करेंगे ज़ीनर डायोड को, भी यही बताता हूँ, फिर एवरलैंग ब्रेकडाउन पे आऊंगा मैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में इस बार भी इस पे क्वेश्चन था मेंस में, तो ज़ीनर डायोड। तो पहला पॉइंट तो ये है, पीएन जंक्शन डायोड is in reverse biasing। दूसरा, it works as a voltage regulator in breakdown region। It works as a voltage regulator in breakdown region। If breakdown does not take place, yeah, before breakdown, before breakdown almost negligible electric current flows। बिफोर, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करने जाते हैं, जो क्वेश्चन आया तो उसमें ऐसा ही था। अगर आप चाहो तो पहले चेक कर लो, वैसे तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके बिना भी इसमें डायरेक्ट कर सकते थे आप, क्योंकि इसका वोल्टेज दिया हुआ था ज़ीनर डायोड का 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी था, तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ था उसका। लेकिन वो मालूम थोड़ी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, मतलब मान सकते हो वैसे तो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि मान लो उसने 5 वोल्ट दे भी दिया ना, तो 5 वोल्ट मान लो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि 5 वोल्ट वहां हो ही। अगर उससे कम हुआ तो जब अगर उससे कम हुआ तो इसका मतलब वहां से कोई करंट, हम लोग वहां उस केस में करंट क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, कि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो चेक करना पड़ेगा कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है। तो बताऊंगा मैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आया हो करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो बिफोर ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज देखा ही हमने। रिवर्स सैचुरेशन करंट किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो वैसे
क्वांटिटी में कम है, इसलिए करंट भी क्या है, माइक्रो एम्पियर में काफी स्मॉल करंट फ्लो कर रहा होगा वहाँ, तो उसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, है ना। तो जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तब तक इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट ये कि मान लो, अच्छा इसका सिंबल क्या है, सर्किट सिंबल भी बताता हूं मैं इसका। इसका सर्किट सिंबल होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये जब भी ऐसा सिंबल होगा इसका मतलब इस जीनो डायोड की बात कर रहा है ना। तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर मान लो VZ है और यहाँ से करंट मान लो फ्लो कर रहा है IZ है, तो इसके अक्रॉस पावर जो डिसिपेटेड होगा, तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जीनो डायोड तो आ जाएगा PZ, और इसको लिखेंगे VZ इंटू IZ, जहाँ VZ क्या है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हाँ सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे कि एक सीरीज रेजिस्टेंस है और ये सिग्नल डायोड यहाँ है और एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा हमने, और यहाँ हमने मान लो ये वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जो कि वेरिएबल है, लेकिन इतना है कि यहाँ वोल्टेज अपने को VZ मिल रहा है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज में यहाँ आप देखोगे इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ का जो करंट जा रहा है वो बता सकता हूँ मैं, तो यहाँ IL कितना होगा इस केस में, तो आ जाएगा VZ/RL, जो कि कांस्टेंट करंट होगा है। तो अगर मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर हमने यहाँ वोल्टेज इंक्रीज किया तो ज्यादातर करंट कहाँ से पास हो रहा होगा, यहाँ से पास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ का तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि VZ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब होगा ब्रेकडाउन रीजन में। अगर ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज है मान लो, तो फिर ऐसा नहीं होगा, तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल हो जाएगा फिर।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एवेलेंक ब्रेकडाउन। इसमें क्या होगा, तो पहला पॉइंट तो ये कि पीएन जंक्शन डायोड is in reverse biasing doping level is low, उस केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर आपको क्या मिलेगी, थिक मिलेगी। तो फिर ये ब्रेकडाउन कैसे होगा वो भी समझते हैं। लिख लें यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड पॉइंट है, since doping level is low, that's why a thick depletion layer is formed. ठीक है, तो अब होगा क्या, पहले समझा देता हूं मैं आपको। ये P और ये N इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे माइनॉरिटी चार्ज, है ना। और ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब होता है क्या है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल्स हैं, है ना, और इधर इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस डायरेक्शन में है और ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये इधर से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो आप देखो कि ये इतनी लेयर को ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी थिक लेयर को ट्रेवल करना पड़ेगा। जब थिक लेयर को ट्रेवल करना पड़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगा, जो डिप्लीशन लेयर में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने वहां जाके ये इसको टकराएगा। जब बॉन्ड पे जाके टकराएगा तो वहां से सडनली इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। ये कॉन्सेप्ट है। तो मेन कारण क्या है, माइनॉरिटी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके डिप्लीशन लेयर में जो बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, वहां जाके टकराता है और वहां से सडनली इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं। क्लियर।
So since doping level is low, that's why a thick depletion layer is formed. Then minority charged electrons from p-type semiconductor start moving. Minority charged electrons from p-type semiconductor start moving towards the depletion layer, and due to electric field they gain kinetic energy and strike the covalent bonds in depletion layer. लिख लिया था ना? And suddenly current increases. ठीक है, लिख लो भाई. डिप्लीशन लेयर है ना. And due to electric field they gain kinetic energy and strike the covalent bonds in depletion layer and suddenly electric current increases. क्यों? क्योंकि सडनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे, इसलिए करंट क्या होगा, सडनली बढ़ जाएगा. आपके पास सबके पास शीट है ना इसकी? शीट है कि नहीं, ये सेंड करूं? हेलो,
सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, और फिर अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो भी करवाऊंगा ये आए हुए क्वेश्चन है। तो आइडियल और नॉन आइडियल की बात करेंगे। आइडियल की बात करेंगे तो अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, पहला केस इसमें, तो यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो नेग्लिजिबल लेना है, यानी ये करंट पास होने देगा। दूसरा, अगर ये रिवर्स बाइसिंग में है, यानी ये प्लस और ये माइनस है, और यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस केस में इसका जो रेजिस्टेंस लेना है वो इनफाइनाइट लेना है, यानी इसमें जो करंट होगा दरअसल वो जीरो होगा। यहाँ से करंट इसमें आराम से पास होगा जो कि जीरो नहीं होगा, लेकिन इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो फॉरवर्ड बाइसिंग की जब बात करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि ये P होता है ये N होता है ना, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो इसका अपना रेजिस्टेंस लेना है फॉरवर्ड बाइसिंग में। उसी तरह रिवर्स बाइसिंग में लेना, लेकिन वो क्वांटिटी क्या होगी रिवर्स बाइसिंग में, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये प्लस और ये माइनस, तो इसका भी रेजिस्टेंस आपको लेना है, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जांपल 14 बताता हूँ मैं आपको। इसमें पूछ रहा है ये है ना, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बाइस्ड, ये बताना है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल ही है, बस आपको चेक करना है। बना लिया? नहीं सर। हाँ सर बना लिया। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, ये करते हैं। तो पहला, इसमें आप देखो कि ये ऐसा दिया है और ये रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ +5 वोल्ट है, और ये क्या मतलब हुआ, ये अर्थ है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट है। आप देखो रिवर्स बाइसिंग में इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, देखो 0 फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो यहाँ आइडियल मान के चलना है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। तो ये रिवर्स बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं है। दूसरा देखो बाप, दूसरे में क्या हो रहा है, तो ये +10 वोल्ट है, ये +5 वोल्ट है। आप देखो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है ना, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि हायर पोटेंशियल पर रहने वाला पॉइंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो इसका रेजिस्टेंस क्या मानना है आपको, यहाँ 0 मानना है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, आइडियल कि नॉन आइडियल कुछ नहीं बोला गया, तो फिर ऐसा मानना है। कभी कभी ये ऐसा लिख देता है सिलिकॉन या जर्मेनियम,
बताऊंगा अभी उसको लेकर, उसका मतलब क्या है। कुछ नहीं लिखा, मतलब आइडियल मान। फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। थर्ड है हमारे पास में, देखो ये रेजिस्टेंस है और ये डायोड है। यहाँ देखो आप, इसमें ये 0 पर है, 0 वोल्ट, और ये कितना है, -10 वोल्ट। तो 0 -10 से बड़ा होता है, ये हम बात कर चुके हैं। पोटेंशियल में का नेगेटिव का सिग्निफिकेंस होता है ये। इसका मतलब इसमें भी देखो आप, आर डी टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट है, यानी सर्किट में करंट 0 है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइसिंग में। उसी तरह फोर्थ देखो आप, फोर्थ की जब बात करेंगे तो यहाँ देखो, ये -12 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है, ये आ रहे, तो -5 वोल्ट 12 वोल्ट से ज्यादा है, यानी इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसमें आर डी क्या हो गया, 0, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में है। उसी तरह फिफ्थ देख लो अब आप, फिफ्थ में क्या हो रहा है, ये 0 वोल्ट पर है, मतलब 0 पोटेंशियल पे वोल्ट है ना, और ये रेजिस्टेंस है, और ये कितना है, -10 वोल्ट है। इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी आर डी इक्वल टू 0, और आई इसमें डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है। इसका मतलब है 2, 4 और 5, ये तीनों फॉरवर्ड बाइसिंग में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया इसमें। क्लियर है भाई? हाँ सर। लेकिन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप करिएगा, 16 भी करिएगा। अब मैं इसमें आता हूँ 17 वाले में। ये थोड़ा अगर ऐसा दिया जाता है कि सिलिकॉन लगा रखा, सिलिकॉन का डायोड है या जर्मेनियम का डायोड है, तब क्या होगा।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है अब जैसे एग्जाम्पल 17 है, क्या कह रहा देखो इसमें। तो मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो अगर उसने सिलिकॉन या जर्मेनियम दे दिया है तो फिर आपको ये वाली वैल्यूज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बार केवीपीओ में भी क्वेश्चन आया था तो उसने सिर्फ लिखा सिलिकॉन, ये नहीं लिखा कि 0.7 इसका नी वोल्टेज है या कट इन वोल्टेज है, नहीं, केवल ये लिख दिया कि सिलिकॉन डायोड है। तो ये अंडरस्टूड था, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ इसमें एक कहना चाह रहा है कि नी वोल्टेज भी कंसिडर करना है। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि जैसे इस एग्जांपल में अज्यूम दैट द जंक्शन डायोड इन द फॉलोइंग सर्किट रिक्वायर्स अ मिनिमम करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर टू बी अबाउट द नी पॉइंट। अब इसने तो 0.7 दे दिया, लेकिन ये इसकी जगह सिलिकॉन लिख सकता था, तो क्या लेना है फिर 0.7 वोल्ट लेना है। of its IV characteristic curve, also assume that the voltage across the diode is independent of current above the knee point, यानी इसका मतलब 0.7 वोल्ट ही मानना है। तो ये हमारे पास में फिगर दिया है इसने, है ना। तो नी वोल्टेज का आपको मालूम है कि फॉरवर्ड बाइस में होता है तभी बात करते हैं हम लोग नी वोल्टेज की, वरना नहीं बात करते हैं। ये वेरिएबल वोल्टेज है, यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो ये दिया है इसने 0.7 वोल्ट, इसका मतलब इसको कंसीडर करना ही है। अब यहाँ V बैटरी का कितना दिया है इसने, VB इक्वल टू 5 वोल्ट दिया है। तो और करंट भी बता रहा है कि मिनिमम करंट इससे कितना पास हो रहा है, वो कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर। तो कह रहा है कि also assume that voltage across the diode is independent of current above the knee point and VB equal to 5 volt. What should be the maximum value of R so that voltage is above the knee point? यानी knee point से above बना रहे, तो इसका मतलब R की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो पहले KVL लगा लेते हैं, क्या लिखेंगे, -5 माइनस से प्लस गए, प्लस IR प्लस 0.7 इक्वल टू 0, यानी IR इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में 4.3 और R इक्वल टू हो गया 4.3 डिवाइडेड बाई I मिनिमम है तो R क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना। तो 4.3 डिवाइडेड बाय I कितना है, 10 टू पावर -3, यानी R इक्वल टू हो गया 4.3 इंटू 10 टू पावर 3 ओम या 4.3 किलो ओम। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको ऐसा ही, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 22, पेज नंबर आप आइए 26 पर, पेज नंबर 26 एग्जाम्पल 22। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल 22, इसमें ऐसा करता हूँ, पहला पार्ट ये लेता हूँ कि अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो क्या होगा। पहले सीरीज वाला कर लेते हैं, और यहाँ हमने ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और यहाँ ये रेजिस्टेंस है
तो हमें ये y चाहिए, मतलब vy चाहिए एक तरह से। अगर इसको अर्थ किया यहाँ तो ये 10 किलो ओम है। तो ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, ऐसा क्वेश्चन दिया है मान लो। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ करंट, ये दोनों करंट को तभी कंडक्ट होने देंगे जब यहाँ 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, एक तरह से 0.3 वोल्ट। यानी जब तक 0.7 से कम है तब तक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, या 0.3 से कम है तब तक भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कुल मिला के ये होना चाहिए कि आप 0.7 है ना, यानी कुल मिला के 1 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ 1 वोल्ट से ज्यादा है इन दोनों के अक्रॉस मिला के, तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करने देंगे। और उसके बाद इस क्वेश्चन में ऐसा है कि कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा का मतलब है कि आपको इसको कांस्टेंट मान लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आई करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं आई, तो क्या लिखेंगे, -12 प्लस 0.7 प्लस 0.3 प्लस 10 इंटू 10⁻³ इंटू आई इक्वल टू 0, यानी 10⁻⁴ आई इक्वल टू ये हो जाएगा 11। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, तो 11 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ का वोल्टेज बताओ, वो तो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। y - 0 इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻³ इंटू आई, तो कितना आ गया, यानी 11 वोल्ट आ गया। वो तो आना ही था वैसे भी, है ना, क्योंकि यहाँ का 0 हो गया, तो उधर 1 चला गया, तो यहाँ 12 यानी 11 वोल्ट आ जाएगा। तो y का जो वोल्ट पोटेंशियल वो कितना है, 11 वोल्ट है। तो सीरीज में होगा तो इस तरह से करना है, लिख लो इसको। अब पैरेलल का बताता हूँ मैं। तो खैर ये KVPI में आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन। लिख लिया? हाँ एक मिनट। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में बी पार्ट, तो इसमें दोनों को पैरेलल में लगा दिया। तो ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है। ये 10 किलो ओम है और ये वाई है। अब इसमें क्या होता है, ये जर्मेनियम में ये कितना है, 0.3 वोल्ट है नी वोल्टेज, और ये कितना है, 0.7 वोल्ट है। तो होता क्या है, जैसे ही ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका वोल्टेज कम है, 0.3 वोल्ट है नी वोल्टेज, इसका मतलब हुआ कि उसके बाद यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं I2 करंट इसमें गया तो I2 करंट क्या हो जाएगा, 0, और I जो है वो I1 के इक्वल यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0.3 वोल्ट, क्योंकि KVL भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो जैसे ही वहां से 0.3 वोल्टेज जैसे इसके अक्रॉस हुआ, इसके अक्रॉस, तो आप देखोगे वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो फिर यहाँ 7.7 तक पहुंचेगा ही नहीं हो, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये वोल्टेज कितना हो गया, ये हो जाएगा 11.7 वोल्ट हो गया ना यहाँ का, ठीक है नहीं। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ करंट फ्लो करेगा। तो करंट कितना आ जाएगा इसमें, तो I इक्वल हो जाएगा 11.7 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻³ यानी I इक्वल टू हो गया 1.17 मिली एम्पियर। इतना करंट यहाँ से फ्लो करेगा और उसका वोल्टेज 11.7 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 0.3 होगा सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा, तो यहाँ तक
0.3 के बाद इसका वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, और इसके अक्रॉस भी 0.3 वोल्ट हो जाएगा। ओके, इसमें करंट 0 होगा। तो ये वाले पॉइंट का ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो आज इतना ही, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, जिसमें फोटो डायोड है ना, फोटो सेल है, या फोटोवोल्टेक सेल भी कहते हैं, या एलईडी है, और रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड में इतना पार्ट बचा, उसके बाद है ट्रांजिस्टर। तो देखते हैं कल कितना होता है। तो सीक्वेंस मैंने आपको बताई दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में केटीजी, थर्मो, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये करते रहो और क्या, डिस्कस करता जाऊंगा मैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये इसका एक डाउट है, क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो बता दीजिए ना। क्या पूछो, भेजो। सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ना करो। इसी साल का है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। अब देखो इसमें क्या दिया है, द सर्किट कंटेन्स 2 डायोड्स ईच ऑफ विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देखो दे दिया 50 ओम दे दिया, आरडी, इसका मतलब नॉन आइडियल है, और विद इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, यानी इसका मतलब उसका भी बता दे, रिवर्स के लिए इनफाइनाइट है। क्लियर, कुछ नहीं करना, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो लोग कैसे करेंगे, लिख लिया था ना वो। तो इसमें ऐसा है, ये देखते हैं भी फॉरवर्ड बायसिंग में कौन है, नहीं मालूम मुझे भी। तो ये 130 ओम है, और फॉरवर्ड बायसिंग में है कि नहीं मालूम, अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। उसी तरह ये दिया है इसने, और ये रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम है, और ये हमारे पास में 6 वोल्ट है। तो ये 120 ओम है, ये माइनस, ये प्लस, ये 6 वोल्ट है। सीधी सी बात है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें करंट 0 है, इसमें आई करंट फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ से आई पर कर रहा है। और इसका रेजिस्टेंस दे दिया इसने, कितना है, 50 ओम है। एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो पूरा लूप बना लो ये, है ना, ये पूरा लूप बन जाएगा। सॉल्व कर लो, क्या पूछ रहा अपने से, करंट थ्रू 120 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना होगा, -6 प्लस 50 आई प्लस 130 आई प्लस 120 आई इक्वल टू 0। कितना हो गया है, 250 300, यानी आई इक्वल टू आ गया 6/300, यानी 2 × 10⁻²। ये आंसर आना चाहिए भाई इसका, यानी 20 मिली एम्पियर। क्या दिया आंसर? यानी अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 20.0 मिली एम्पियर। नहीं आ रहा क्या? हाँ क्लियर है कैसे करना था? यस सर। और कोई डाउट? चलिए तो फिर, ओके, बाय बाय। सर कल क्लास है क्या ग्रेविटेशन का? ग्रेविटेशन का, लेकिन आपका वो भी तो है ना, प्रैक्टिकल्स फंसा दिया ना आप लोगों ने यार। संडे को ले सकता हूँ क्या मैं? संडे का एग्जाम नहीं है ना आप लोगों का, कि है? संडे को नहीं है शायद सर। संडे को लेता हूँ फिर आप लोगों की क्लास में, ओके। अच्छा संडे को, लेकिन रात में रखूंगा क्योंकि उनका एडवांस का लेक्चर है रिपीटर बैच में। चलेगा अगर मैं 8 से 10 लूँ तो रात को? ठीक है। तो आरुषि आपका तो हो गया ना ग्रेविटेशन? हाँ सर। संडे को रखते हैं फिर। संडे को अगर अटेंड करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संडे को 8 से 10 रखते हैं, चलेगा हेमंत?
हाँ सर करें। हम्म